चलिए भाई, फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो एक नया टॉपिक बेटा शुरू करते हैं आज। छोटा सा है तो आज इसको निपटा लेते हैं, फिर हम लोग एक बड़े टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और गंभीर भी होगा। तो आज का जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेटा डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, मुद्रा का अवमूल्यन, है ना। अभी जो परीक्षा हुई पिछले संडे को, इस संडे को नहीं, इसके पहले वाले संडे को परीक्षा हुई। यूपीएससी ने एक परीक्षा लिया कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, सीडीएस नाम सुना ही होगा। तो डीवैल्यूएशन से बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, बड़ा नॉर्मल, लेकिन बहुत दुख हुआ बेटा, बहुत ढेर सारे बच्चों ने गलत कर दिया। तो मुद्रा अवमूल्यन किसे कहते हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी किसे कहते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो आज इसको कंप्लीट करते हैं बेटा, और फिर देखते हैं अगर मौका मिलता है तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्तीय प्रणाली की शुरुआत कर देंगे। बड़ा टॉपिक है, उस पर थोड़ा टाइम भी लगेगा, आपको समझाना भी पड़ेगा। तो हेडिंग बना ली बेटा, शुरुआत करते हैं हम लोग। मुद्रा का अवमूल्यन, जिसको हम लोग कहते हैं डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है बेटा, दिमाग में रखना। डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, मुद्रा का अवमूल्यन। और देखो, अर्थव्यवस्था में हम लोग इतनी चीजें पढ़ते हैं, इतनी चीजों को समेटते हैं, है ना बेटा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछा और बच्चे गलत कर दिए। और गलती खाली इस वजह से होती है बेटा, जो मुझे समझ में आया, जितने अच्छे कंपटीशन है, जितने हायर कंपटीशन है, वो थोड़ा आपकी समझ की बात करते हैं। मैंने आपकी समझ कितनी बढ़िया है। मैंने कहा था ना, तथ्यात्मक चीजें बेटा तो छोटे छोटे बच्चे रट लेंगे, आपसे बढ़िया याद कर लेंगे। तो इसी के आधार पे उनको ऑफिसर्स बना दिया जाए। नहीं, आपके अंदर रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस आधार पर ना कंपटीशन चलेगा बेटा। तो थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है, और एकदम तथ्यात्मक मत रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मुझे लगता है पहले दिन से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे पता नहीं कहाँ से दिमाग में इनकी कीड़ा घुसा हुआ है कि हम अगर चीजों में छोटे छोटे तथ्य याद कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो नहीं होगा बेटा, महसूस करना है। तो बात करते हैं बेटा, टॉपिक पे आते हैं। छोटा सा टॉपिक है, हिंदी का शब्द है अवमूल्यन। तो ये तो समझ में आ रहा है कि मुद्रा की वैल्यू को थोड़ा घटाना, थोड़ा कम करना, यही ना बेटा। और ये मुद्रा की वैल्यू को जब हम घटाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये खुद ही घटाते हैं या अपने से घट जाती है, थोड़ा समझना होगा। जैसे आप देखते हो, डेली हम लोगों के पास एक न्यूज आती है कि आज डॉलर इतने रुपए का हो गया, आज डॉलर इतने रुपए का हो गया। 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे का डिफरेंस, 4 पैसे का आता रहता है। ये सब आखिर क्या चीज है, तो हर चीजों को बेटा समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। जैसे आपके दिमाग में क्या आता है, मुद्रा का मूल्य माने क्या आया। जैसे मैंने आपको बताया था, जब इन्फ्लेशन पे चर्चा हो रही थी, तो मैंने बताया कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा का मूल्य घटता है। बड़ा आश्चर्य होकर देख रहे हो भाई, बोला था ना आपसे कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो कीमत किसकी बढ़ती है, वस्तु की। तो मूल्य किसका घटता है, मुद्रा का। आलू 10 रुपए किलो से अगर 20 रुपए किलो हो गया, तो वस्तु क्या है, आलू। आलू की कीमत बढ़ी है, लेकिन औकात किसकी घटी है, मुद्रा की। पहले 10 रुपए 1 किलो आलू को पकड़ लेता था, अब 20 रुपए की जरूरत पड़ती है 1 किलो आलू को पकड़ने के लिए। तो वैल्यू किसकी घट गई, मुद्रा की घट गई। क्या यही अवमूल्यन है, क्या यह अवमूल्यन नहीं है। यही मुद्रा का अवमूल्यन है ना, मुद्रा की औकात कम हो जाना। नहीं, एक बात तो तय है कि अवमूल्यन का अर्थ तो यही है कि मुद्रा की औकात कम हो जाना, उसकी हैसियत कम हो जाना। ये बेटा नहीं बेटा, तो अधिमूल्यन हो जाएगा। अब माने हमेशा हिंदी का एक शब्द है जो आगे लगता है, माने कम हो जाना, डाउन हो जाना।
अगर अवमूल्यन नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता रहे ना एक बड़ा ठेठ वाला शब्द, औकात कम हो जाना, है ना। नहीं, अब परीक्षा उरीक्षा मत लिखिएगा औकात कम होना, हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। हैसियत घट जाना, लोग बोलते हैं ना इनकी औकात ही नहीं है, तो मुद्रा की औकात कम हो जाना, उसकी हैसियत कम हो जाना, उसकी वैल्यू कम हो जाना, ये मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बच्चों को जो डायमेंशन देखना है उसमें वो गड़बड़ी कर देते हैं। ध्यान रखना, मुद्रा का अवमूल्यन हमारे घरेलू बाजार से कोई लेना देना नहीं, आलू और चीनी की कीमत से इसका कोई लेना देना नहीं है। मुद्रा का अवमूल्यन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के सापेक्ष देखा जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, डेली आप सुनते हो कि आज डॉलर इतने रुपए का हो गया, आज डॉलर इतने रुपए का हो गया, तो क्या चाय भी हमारी रोज घटती बढ़ती रहती कीमत? भाड़ में जाए ना डॉलर, हमसे क्या लेना देना है? क्या डॉलर अगर महंगा हो गया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो हमारे यहाँ चीजें महंगी हो जाती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चीजों पे इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे जो चीजों को हम आयात वयात कर रहे होंगे वो महंगी हो जाती है, वो सब अलग चीज है बेटा। तो पहली बात दिमाग में बैठा लेना कि मुद्रा की वैल्यू में कमी आना ये अवमूल्यन तो है, लेकिन यह अवमूल्यन हमारे घरेलू बाजार को ध्यान में रख के नहीं किया जाता, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के सापेक्ष। फिर से सुनो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के सापेक्ष जब हम अपनी मुद्रा की वैल्यू को जानबूझकर घटाते हैं, मुद्रा की वैल्यू तो रोज घटती बढ़ती रहती है, डॉलर तो रोज नखड़े दिखाता रहता है, यह अवमूल्यन नहीं है। बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये मांग और पूर्ति के नियम से गवर्न हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के नियम से डॉलर का मूल्य निर्धारित हो रहा है। नहीं समझ पा रहे हो बेटा? जैसे मान लो आज $1 80 के बराबर है, कल को $1 85 के बराबर हो जाए, तो रुपए की औकात तो घटी ना डॉलर के सापेक्ष, आया ना? लेकिन इसमें हमारी कोई भूमिका थी? नहीं नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत की भूमिका थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मांग और पूर्ति के हिसाब से चीजें गवर्न होती हैं। मैंने कहा था ना, हॉट मनी बोला था ना, हॉट मनी वही है जहां उसकी कीमत ज्यादा होती है तो तेजी से भाग जाते, हार्ड करेंसी, सब आपसे चर्चा हुई है, ध्यान से सुनो। डॉलर एक ऐसी मुद्रा है बेटा जिसकी हर जगह डिमांड है, एवरीवेयर डिमांड है, और इसको तोड़ पाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है किसी के लिए। रशिया चाइना प्रयास कर रहे हैं कि इसको तोड़ पाए, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। अभी एक विवाद हो गया, आपने सुना होगा कि जैसे हमारे और रशिया के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो ये हुई थी कि भाई रशिया से जो हम चीजें खरीदेंगे उसकी भुगतान हम रुपए में करेंगे, बोले। और रूस ने कहा था कि हम भी जो आपसे चीजें खरीदेंगे वो हम रूबल में भुगतान करेंगे, तो बढ़िया था। लेकिन अभी रूस अब फिर अटक रहा है उसमें। अब कारण यह है कि रूस के पास रुपया बहुत हो गया, क्योंकि तेल हम धुआंधार खरीद रहे हैं इसमें रशिया से, सस्ते कीमत पे तेल मिल रहा है, खूब तेल खरीद रहे हैं हम कस के, और रशिया को भुगतान कर रहे हैं रुपए में। रशिया उस रुपए का क्या करेगा, आप बताइए? रूस उस रुपए का क्या करेगा? अरे सोचो ना बेटा, क्या करेगा? रूस भी किसी से कुछ खरीदता होगा, रूस जिस देश से कुछ खरीद रहा है उसको रुपया दे दे, वो देश ले लेगा? चाइना से अगर वो कोई चीज मंगाता है और चाइना को कह दे भैया हम रुपया आपको दे दें इसके बदले में, तो लेंगे? चीन रुपया क्यों लेगा? चीन रुपया ले लेगा तब जब चीन भारत से कुछ खरीदता हो तो रुपया ले लेगा। और इसमें दो चीजें हैं बेटा, कि खरीद ज्यादा रहे हैं कि बेचे ज्यादा रहे। चाइना का अगर व्यापार संतुलन देखें तो चीन के पक्ष में है, चीन ज्यादा चीजें बेचता है, कम चीजें खरीदता है। बोल नहीं रहे? तो अगर वो रुपए में भुगतान लेने लगेगा तो चीन के पास रुपया ज्यादा हो जाएगा, खरीदता कम है तो कम रुपया दे पाएगा, उसके पास रुपया बच जाएगा, वो क्या करेगा रुपए का? तो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बड़ी मजेदार बात है कि डॉलर सब ले लेते,
डॉलर लेने में कोई आनाकानी नहीं करता एक पल में, क्योंकि उसको पता है कि डॉलर में भुगतान अगर किसी देश को करेंगे तो कोई देश मना नहीं करेगा। वो बड़े प्यार से डॉलर ले लेते हैं, क्योंकि डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कहीं ना कहीं जुड़ा ही है, हर देश उसको ले लेना पसंद करता है, बोल नहीं रहे। तो डॉलर की डिमांड ज्यादा है। डिमांड होने की वजह, अभी तो रूस यूक्रेन का युद्ध जो हुआ उसकी वजह से रशिया अकेले डॉलर वॉलर नहीं ले रहा है, दे रहा है, लेकिन इससे बड़ा फर्क थोड़ी पड़ रहा है, डॉलर के नखरे तो पड़ ही रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की जो कीमतें निर्धारित होती है बेटा, वो आपने पीपीपी मॉडल पढ़ा है ना, मैंने आपको पढ़ाया है जीआर कैसल का, तो मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मुद्रा की जो कीमतें होती हैं वो वास्तविक थोड़ा ही होती हैं। अरे टमाटर कै रुपया किलो भाई, क्या मतलब है टमाटर कै रुपया किलो? टमाटर 1000 रुपया किलो, टमाटर 10 रुपया किलो? टमाटर तो टमाटर है ना, टमाटर की क्या कीमत है? तो किसी जमाने में जंगली पौधा उधा रहा होगा आज तो सिस्टमेटिक ढंग से खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या है बेटा? डिमांड एंड सप्लाई की वैल्यू है भाई, डिमांड क्या है। लेकिन यह मुद्रा का अवमूल्यन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मांग और पूर्ति के हिसाब से जब किसी मुद्रा की कीमत ऊपर नीचे होती है, इसको मूल्य नहीं कहते। जानबूझकर यह किया जाए, सरकार परपजली ये घोषणा कर दे कि $1 बराबर 100 रुपया, है ना, अपनी मुद्रा के सापेक्ष नहीं। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के सापेक्ष हम अपनी मुद्रा की वैल्यू को घटा देते हैं जानबूझ के, इसको कहा जाता है मुद्रा का अवमूल्यन। स्वतः घटता बढ़ता जो रहता है, अवमूल्यन जैसा होता तो है, लेकिन उसे हम मुद्रा का अवमूल्यन नहीं कहते, है ना बेटा? कुछ दिमाग में बैठा? घटना यही होगी। जैसे आपने देखा इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, घटना तो एक ही हो रही है ना, एक स्वतः हो रही है, एक जानबूझ के हो रही है। जब स्वतः घटेगी बढ़ेगी तो उसे अवमूल्यन नहीं कहा जाता। अवमूल्यन तो होता ही है, लेकिन कहा नहीं जाता। अवमूल्यन जब सरकारें जानबूझ के अपनी मुद्रा की वैल्यू किसी अन्य मुद्रा के सामने घटाएं, तो इस फेनोमेना को कहा जाता है मुद्रा का अवमूल्यन। अब प्रश्न ये है कि क्यों ऐसा करती हैं सरकारें, काहे ऐसा करती हैं सरकारें? कोई वजह तो होती होगी ना बेटा, उस वजह को समझना होगा, और जैसे उस वजह को समझेंगे मिशन कामयाब हो जाएगा। न कि परिभाषा रटना है। तो थोड़ा एक लाइन शुरुआत करें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग व पूर्ति के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति के अनुसार यदि मुद्रा के मांग में कमी अथवा वृद्धि होती है तो अन्य मुद्रा के सापेक्ष उसका मूल्य भी कम अधिक होता है, उसका मूल्य भी कम अधिक होता है। परंतु यह स्वतः होता है। परंतु यह क्या होता है बेटा? स्वतः होता है, खुद ब खुद होता है। ठीक है, इस लाइन को यहीं छोड़िए। मैं सिर्फ इसमें यह बताने की कोशिश किया कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मुद्रा की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, जिसपे किसी का दबाव नहीं होता, ये स्वतः होता है, खुद ब खुद होता है। और मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मुद्रा एक कमोडिटी जैसा प्रयुक्त होती है, मुद्रा ही एक वस्तु जैसा प्रयुक्त होती है। इसकी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इसकी कीमतें घटती बढ़ती रहती है। क्लियर है बेटा? यह घटना जब जानबूझ के की जाए, परपजली की जाए, सोच समझ के की जाए, निर्धारित किया जाए कि कितना करना है, फिक्स किया जाए कि कितना करना है, तो ये कहलाएगा मुद्रा का अवमूल्यन। पैरा चेंज करें। लेकिन जब हम
किसी मुद्रा का अन्य मुद्रा के सापेक्ष, जब हम किसी मुद्रा का अन्य मुद्रा के सापेक्ष मूल्य घटाते हैं, सॉरी, अन्य मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर, ये शब्द लिखना बहुत जरूरी है बेटा, जानबूझकर मूल्य घटाते हैं तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। ये क्लियर हुआ? अब जैसे भारत के संदर्भ में अगर आप बात करें, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारत की मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष जो वैल्यू घटा दी जाए, मूल्य घटा दिया जाए, इस घटना को कहेंगे रुपए का अवमूल्यन। तो थोड़ा भारत को भी जोड़ लो, लिखें, जब भारतीय रुपए का मूल्य अन्य विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष, जब भारत में रुपए का मूल्य अन्य विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष घटाया जाए तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। तो इसे मुद्रा का क्या बेटा? अवमूल्यन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। तो परिभाषा तो क्लियर हो गई, हाँ या ना? कोई डाउट हो तो बात करिए। मुझे लगता है इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई टॉपिक पूरी अर्थव्यवस्था में आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल है। मुद्रा के अवमूल्यन से बेटा हमारे घरेलू बाजार पे कोई फर्क नहीं, डोमेस्टिक मार्केट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। चाहे 5 रुपए की मिल रही है, 5 की मिल रही है, ठीक है। कॉफी आपको 20 रुपए की मिल रही है, 20 रुपए की मिलेगी। यानी मुद्रा के अवमूल्यन से हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे खास फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो फिर ये करते काहे हैं बेटा, यही सब समझना। पैरा चेंज करिए। मुद्रा के अवमूल्यन से, समझ में आ रहा है? मुद्रा के अवमूल्यन से हमारे घरेलू बाजार पर तुरंत कोई प्रभाव तो उत्पन्न होगा बेटा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तुरंत कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। ठीक है बेटा? यानी मुद्रा का जब अवमूल्यन किया जाएगा तो हमारे मार्केट पे कोई तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है। वही पूछा था इस बार कैसे पड़ता है, हम अभी उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन पहले इस पे बात कर लेते हैं। एक तथ्य पे बात करते हैं, अब तक मुद्रा का अवमूल्यन हुआ भारत में कभी? 15-20 बार? 3 बार। अब तक 3 बार भारत में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। और इसे घटता बढ़ता तो न जाने कितनी बार है, तो हमेशा ही होता रहता है, लेकिन सोच समझ के 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। पहले वर्ष दिमाग में रखिए, एक स्वतंत्र होने के बाद, गणतंत्र होने के पहले, यानी 1949, और एक बार 66, 1966, और एक बार 1991। अगर इनकी परिदृश्य आपको पता है तो लग ही रहा होगा उस समय हम गड़बड़ा रहे थे। अरे 49 में ये था कि अभी अभी गणतंत्र हुए, स्वतंत्र हुए थे, गणतंत्र होना था, तो मुद्रा को थोड़ा ठीक ठाक करना था, सो किया। 66 में लड़ाई भिड़ाई का दौर रहा, उसमें क्या 91 में तो खैर पूछो ही मत, लगभग तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। आर्थिक उदारीकरण वगैरह शुरू किया गया, तब मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, और उसके बाद कभी नहीं। एक तथ्य है बेटा, जरूर लिख लो, है ना, एक नोट बना के तथ्य लिख लो, फिर अवधारणाओं पे आते हैं। लिखे, अब तक
3 बार। तो अनेक बार नहीं बेटा, अब आइंदा बोलिएगा तो 3 बार बोलिएगा, है ना। लेकिन अब तक 3 बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया। तो मैंने बोला था ना कि जब भी ये किया जाता है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष किया जाता है। बोले बेटा, किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष किया जाता है, तो 3 बार किया गया होगा तो किसी के सापेक्ष किया गया होगा। ये भी प्रश्न है, किसके सापेक्ष किया गया, है ना। क्यों किया गया उस पर अभी हम आते हैं, है ना बेटा। पहला 1949 यानी 1949 में अवमूल्यन हुआ, तो मुझे लगता है आप समझ रहे हैं किसके खिलाफ किया गया होगा, ब्रिटिश पाउंड के सापेक्ष। ब्रिटिश पाउंड। पहली बार हुआ बेटा किसके सापेक्ष, ब्रिटिश पाउंड। पाउंड वहां की मुद्रा थी, है ना बेटा। अभी तो बड़ा बवाल चल रहा है ना बेटा, इन लोगों की साझी मुद्रा थी यूरो, तो अभी ब्रिटेन कह रहा है कि मैं यूरोपीय यूनियन से कम अलग होगा, तो हमारी मुद्रा उद्रा अलग होगी, कुछ उनके यहाँ झंझट रहा होगा, जो भी हो। 12। दूसरा बेटा 1966 लिखा, किसके सापेक्ष, डॉलर के सापेक्ष, यूएस डॉलर। डॉलर जब भी लिखा करे ना तो देश का नाम जरूर लिखा करे, क्योंकि डॉलर कई जगह चलता है। यूएस डॉलर। हाँ, तीसरी बार बेटा 1991 किस मुद्रा के सापेक्ष है, डॉलर के सापेक्ष नहीं, टोकरी की मुद्रा के सापेक्ष। लिखिए 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 लिखिए, टोकरी, टोकरी बास्केट, टोकरी की मुद्रा के सापेक्ष। इसको बास्केट मनी कहा जाता है। ये कहाँ की मुद्रा है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये कहाँ की मुद्रा है। तो एक देखो, मैंने कहा ना कि जब नहीं पढ़ना कभी कभी बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे, बिना लाग लपेट के आंसर देते हैं। तो टोकरी की मुद्रा मतलब, एक बच्चे से मैंने पूछा तो उसने बताया कि जैसे घरों में पैसा वैसा टोकरी में रख देते हैं, है ना। पैसा आपका जहां मन करे वहां रखे, कौन रोक रहा है भाई, नहीं। एक्चुअल में हुआ क्या कि 5 मुद्राएं थी जिनके सापेक्ष हम लोगों ने किया। इन्हीं 5 मुद्रा को बास्केट मनी कहा जाता है। तो बास्केट मनी में कल को यही पूछ लेगा कि कितनी मुद्राएं हैं, या बास्केट मनी में कौन सी मुद्रा नहीं है ना। अभी तो ढेर सारे देशों की मुद्राएं बदल गई, यूरोप की तो सब एक हो गई ना बेटा। तो 91 में जो थी उसको बास्केट मनी कहा जाता था। तो बास्केट मनी में कुल कितनी, 5। एक नीचे लिख लो, बास्केट मनी में 5 मुद्राएं। इन्हीं 5 को इकट्ठे अलग अलग ना बोल के बास्केट मनी कहा जाता है ना बेटा। तो कौन कौन 5 है नाम लिख लो, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, दो ठो हो गया। तीसरा फ्रैंक, कहाँ की मुद्रा थी, अब कहाँ है, अब तो सब यूरो हो गया ना बेटा, फ्रांस की मुद्रा। एन, जापान की मुद्रा। मार्क, जर्मनी की मुद्रा, जर्मनी। गिनो कैट हुआ, इन्हीं 5 मुद्राओं के सापेक्ष किया गया, तो इन्हीं को इकट्ठे बोल दिया गया क्या बेटा, बास्केट मनी, है ना। तो जीके के लिए थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि बास्केट मनी में कौन कौन सी मुद्राएं सम्मिलित हैं, है ना बेटा। तो इनके सापेक्ष किया गया, ठीक है। अब एक बात तो समझ में आ रही है कि सरकारें अगर करती होंगी तो इसका कोई सकारात्मक पहलू जरूर होगा,
क्योंकि अगर सकारात्मक पहलू नहीं होगा तो कोई सरकार जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी भाई? बोल नहीं रहे हैं। कभी आपने सुना है जैसे डॉलर वॉलर, इधर अखबार वगैरह जब पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, जैसे डॉलर वॉलर जब ज्यादा महंगा होने लगता है तो कहीं सुना है कि एक कोशिश करने लगते हैं, बात नहीं करो बेटा, लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लिख लेना बाद में। जब डॉलर वॉलर काफी महंगा हो जाता है अचानक, तो आप देखते हो देश के व्यापारी विदेशों से सामान कम खरीदना चाहते हैं, या जो उनका पेमेंट वगैरह होता है विदेशों में उसको थोड़ा रोक लेते हैं कि डॉलर थोड़ा सा नीचे आए तो फिर पेमेंट करते हैं उनको डॉलर, है ना? तो ध्यान से सुनो, सुनो नहीं देखो। और ऐसा क्यों करते हैं बेटा, वो खुद ही आपको दिखेगा। जैसे मान लो $1 जो है वो कुल मिला के, मैं छोटा अमाउंट ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, $1 बराबर मान लो है 50 रुपए, ठीक है? अब इसका अवमूल्यन किया जा रहा है, तो अवमूल्यन क्या है, मान लो हम डॉलर के सापेक्ष इसका अवमूल्यन कर रहे हैं, $1 बराबर हमने कर दिया 100 रुपया। अब ये घटना क्या कहलाएगी? औकात घटी किसकी? भारत की मुद्रा की औकात घटी। अरे भैया पहले 50 जने मिलकर $1 को पकड़ लेते थे, अब डॉलर को पकड़ने के लिए 100 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली औकात घट गई किसकी? भारतीय रुपए की। और डेफिनेटली यही जो कंडीशन होगी इसी को अवमूल्यन हम बोलेंगे, ये घटना अवमूल्यन कहलाएगी। किसके सापेक्ष? डॉलर के सापेक्ष। अब डॉलर की जगह कोई और मुद्रा हो जाए उसमें कोई परेशानी नहीं। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करती हैं सरकारें, मैंने कहा ना 3 बार तो हम ही लोगों ने किया। तो ऐसा करने का बेटा 2 ऑब्जेक्ट होता है, 2 ही उद्देश्य होता है जिसको हम लोग करते हैं। बार बार बताते हैं और यही लेके बैठ जाते हो परीक्षा में और खाली रटते हो, तो रटोगे तो गड़बड़ तो कर ही दोगे, दिमाग है उल्टा पुल्टा कभी कभी समझने लगता है। निर्यात और एक दूसरा शब्द है क्या बेटा? आयात। निर्यात को क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। और आयात को इंपोर्ट। इन्हीं 2 का ही मामला है बेटा, है ना? जब हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो ये बढ़ जाता है। निर्यात किसी देश का तेजी से बढ़ जाता है और आयात घट जाता है। जब किसी देश को अपनी चीजों को तेजी से निर्यात करना होता है, यानी भारत से चीजें विदेशों में नहीं जा पा रही हैं, विदेशी लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उसका एक बड़ा सुंदर सा उपाय है कि हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। तो जैसे हम मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे हमारा निर्यात बढ़ जाएगा और आयात घट जाएगा। अब ये बच्चा नहीं समझ पाता, रटा तो जा सकता है, याद तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो कैसे जाता है, थोड़ा वही आपको हम समझाने की कोशिश करें। जैसे मान लो, अच्छा मैंने कहा था कि इसका डोमेस्टिक मार्केट पे असर नहीं होता, पहले ही लिखा दिया था। जैसे मान लो अमेरिका से एक व्यापारी भारत आता है, भारत से सामान खरीदने, मान लें थोड़ी देर के लिए यूएस से एक व्यापारी भारत आता है सामान खरीदने के लिए, और मान लो वो $1 लेके आता है, वो एक ही डॉलर लेके आया, तो भारत में बदला तो कितना रुपया मिला उसको? पहले पहले 50 रुपया मिला। और मान लीजिए भारत में कोई पेन ₹1 की एक मिलती थी, वो पेन खरीदने आया, तो कै पेन उसको मिलेगी? 50। वो 50 पेन ले जाके अमेरिका में बेचेगा, जो भी उसको प्रॉफिट हो। लेकिन अगर मुद्रा का अवमूल्यन हो गया तो लेके तो आएगा एक ही डॉलर, लेकिन उसको भारत में मिलेगा कितना? 100 रुपया। और मैंने कहा ना कि डोमेस्टिक मार्केट की प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसको 100 पेन मिलेगी भारत में, एक ही डॉलर में भारत से 100 कलम खरीदेगा,
और अमेरिका में जिस रेट पे बेचता था उसी रेट पे जाके बेचेगा ना। बोल नहीं रहे, क्या उसको प्रॉफिट नहीं बढ़ गया? अब वो तो ज्यादा से ज्यादा भारत से पेन खरीदना चाहेगा। बोल नहीं रहे, क्योंकि उसको प्रॉफिट बढ़ रहा है भाई, आया ना? तो आपको नहीं लग रहा है कि जब हम मुद्रा का मूल्यन करते हैं तो विदेशी लोग ज्यादा से ज्यादा आके चीजें खरीद लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मुद्रा यहाँ महंगी हो गई ना बेटा। अब $1 लेके आए, पहले 50 रुपया पाते थे, अब $1 लेके आए 100 रुपया पाते हैं। अब 100 रुपए से भारत के बाजार में सामान खरीदेंगे तो ज्यादा ही खरीद लेंगे ना। और व्यापारी ज्यादा ही खरीदना पसंद करता है, वो अपने देश में ले जाके जिस रेट पे बेचना होगा बेचेंगे, उनको प्रॉफिट होगा। तो क्या आपका मन नहीं कह रहा है कि इससे निर्यात बढ़ता होगा? बोले बेटा। अब थोड़ा देखते हैं, आयात कैसे घट जाता है। एक भारत के व्यापारी गए 50 रुपया लेके अमेरिका, कितना कन्वर्ट किया? $1। और मान लीजिए कि उनको वहां कोई सामान वहां $1 में मिलता था, तो $1 में सामान खरीद लिया। जब अवमूल्यन हो गया तो अब उनको 50 नहीं 100 रुपया लेके जाना पड़ेगा, तब उनको $1 मिलेगा, और वो अब आनाकानी करेंगे। वहां चीज तो एक ही डॉलर मिल रही है, वहां के मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें फर्क पड़ गया, क्योंकि पहले हमें 50 रुपए की पड़ती थी, अब हमें 100 रुपए की पड़ती है, तो हम थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। इस सही वक्त तो समझ में आ रहा है बेटा? यानी मुद्रा के अवमूल्यन करने से निर्यात हमारा इनहेंस हो जाता है, आयात घट जाता है ना। लेकिन जो प्रश्न पूछा था वो क्या पूछा था? 4 पॉइंट दिया था, देख लेना, पेपर होगा मार्केट में, अभी तो पिछले संडे को हुई थी परीक्षा। तो उसने 4 पॉइंट दिया था, कहा था कौन कौन सही है। तो पहला तो जो मैंने बोला यही दिया हुआ था, ये 2 चीज दिया हुआ था। बड़े चालाक लोग हैं ना, वो आपकी हर गलती के लिए विकल्प तैयार रखते हैं। पहला देख लेना तो जाकर, अदरवाइज पेपर है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। उसने पहला दिया था कि आयात घट जाता है, निर्यात बढ़ जाता है। दूसरा दिया कि निर्यात घट जाता है, आयात बढ़ जाता है। अब एक बात होता है कि इन दो में से एक ही सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकता। अब उसी दो में से एक छांटने में भी गलती कर दिया बच्चों ने, बोल नहीं रहे। उसने 1 और 2 में ये दिया था कि इससे आयात घट जाता है, निर्यात बढ़ जाता है। दूसरा, इससे आयात बढ़ जाता है, निर्यात घट जाता है। तीसरा, इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, इससे मुद्रास्फीति सॉरी घट जाती है। अब टेक्निकल हो गया, टेक्निकल होगा ना। मैंने कहा था ना, वो आराम से आपको नंबर लेके भागने नहीं देंगे। एक बात मुझे बताइए, मैंने बार बार कहा था, जब भारत से ज्यादा चीजों का निर्यात होगा तो भारत में उन वस्तुओं की शॉर्टेज होगी। जरा आम जीवन में भी घूमते टहलते रहिए बेटा, तभी आपको सही सही उत्तर मिलेगा। अभी भारत सरकार ने प्याज का निर्यात बंद कर दिया। प्याज के जितने व्यापारी हैं नासिक के, सब धरना प्रदर्शन पे आमादा हो गए, काहे निर्यात रोकेंगे। तो काहे रोका सरकार ने? बढ़ नहीं रहा था, बढ़ जाएगा। और प्याज पे यहां सरकारें चली गई हैं एक आध बार। हाँ, सरकार ही गिर गई प्याज को लेके, तो सरकार बड़ी सचेत है, कहीं प्याज वाला खेल ना हो जाए। तो उसने कहा कि निर्यात हम नहीं होने देंगे। एक बात तो समझ में आ रही है कि निर्यात होने से हमारे यहाँ चीजें महंगी हो जाती हैं। क्यों नहीं हो जाएंगे भैया? डिमांड एंड सप्लाई का पूरा मामला है। अगर सप्लाई बाहर की ओर चली जाएगी तो हमारी डिमांड कहाँ से पूरी होगी? तो डेफिनेटली हमारे यहाँ वस्तुएं कम बचेंगी और डिमांड उतनी ही रहेगी, तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। इतना कॉमन सेंस नहीं है। जब मुद्रा का आप अवमूल्यन करोगे तो आपके यहाँ से निर्यात बढ़ जाएगा, और डेफिनेटली जब निर्यात बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म में आपके यहाँ चीजों की शॉर्टेज होगी, और जब चीजों की शॉर्टेज होगी तो डेफिनेटली उसकी कीमतें बढ़ाई जाएंगी, और कीमतों का बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। तो मुद्रास्फीति क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। यही दो को करना था। और ये भी अगर ना कर पाए तो काहे नौकरी दी जाए आपको? मुझे तो नहीं लगता कोई हक है नौकरी लेने। अब इतनी आसान आसान चीजें आप ना बता पाए बेटा, तो क्या पूछा जाए आपसे?
है ना। अब आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा तुम ही बताओ जो क्वेश्चन याद हो, ऐसे होगा कंपटीशन। क्या मुश्किल है बेटा। सिविल सर्विसेज ने क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये सब मुश्किल नहीं होते, बस आपकी समझ में परेशानी है। रट के तो खा लिए गए हैं कि निर्यात बढ़ जाता है आयात घट जाता, यही रट के गए हैं क्योंकि टीचर यही बताया था। क्लियर है बेटा, लिखो। मुद्रा का अवमूल्यन सोच समझकर इस कारण किया जाता है कि, जैसे मैंने अभी बोला ना बेटा, सुनो, रुको, मत लिखो, सुन लो। मैंने अभी कहा ना कि घरेलू बाजार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 100% सही नहीं है। घरेलू बाजार पे लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ जाता है कि घरेलू बाजार में चीजें सही में महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें विदेश चली गई, तो डेफिनेटली आपके यहाँ चीजें जब बची ही नहीं, स्फीति तो होगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस तो जो काम होना है वो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ चीजें थोड़ी सी महंगी हो जाती है, इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये दिमाग में रखना है बेटा। देखिए क्या एक लाइन लिखा है बेटा, एक शब्द जरा बोल दो क्या लिखा है। हाँ, मुद्रा का अवमूल्यन सोच समझकर सरकारें इस कारण करती हैं कि, मुद्रा का अवमूल्यन सोच समझकर सरकारें इस कारण करती हैं कि निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए। निर्यात माने एक्सपोर्ट। निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए तथा आयात को हतोत्साहित किया जाए, डिप्रेस किया जाए। निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए तथा आयात को हतोत्साहित किया जाए। और उदाहरण से मैंने आपको बताया बेटा कि ऐसा होगा, है ना। लिखें। निश्चित रूप से मुद्रा के अवमूल्यन से, निश्चित रूप से मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात बढ़ जाता है तथा आयात घट जाता है। आयात घट जाता हो गया बेटा। देखिए, घरेलू बाजार पर इसका तुरंत प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं पड़ता, घरेलू बाजार पर इसका तुरंत प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं पड़ता, परंतु परंतु निर्यात अधिक बढ़ जाने के कारण घरेलू बाजार की पूर्ति यानी सप्लाई कम होने लगती है। पूर्ति क्या होती है बेटा? कम होने लगती है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। सहमत है बेटा? तो इसको क्या बोलेंगे आप? मुद्रा के अवमूल्यन का एक प्रभाव तो दिखेगा हमारे बाजार पे। मैंने कहा ना कि हमारे बाजार पे कोई बड़ा सीधा सीधा असर नहीं दिखता, लेकिन एक लंबे समय पे हमारे बाजार में असर दिखेगा। क्या असर दिखेगा बेटा? मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगी। हाँ लिखें, अर्थात मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगी। घटने का तो सवाल ही नहीं है बेटा, है ना। स्थिर रहे बड़ी बात है, लेकिन स्थिर नहीं रहेगी, संभावना है कि बढ़ ही जाएगी। बस यही चीजें आपसे घुमा फिरा के पूछी जा रही हैं, आप बता नहीं पा रहे हो। मैं क्वेश्चन आंसर तो नहीं मैं लिखा रहा हूँ बेटा,
आपसे क्वेश्चन वो जनरेट करेंगे ना। तो मुद्रा के अवमूल्यन से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप सोचो, आप सोच के मुझे बताइए। अगर आपने मुद्रा का अवमूल्यन किया डॉलर के सापेक्ष, तो आपका इरादा बिल्कुल तय है कि अमेरिका में हमारा निर्यात बढ़ जाए और अमेरिका से भारत में सॉरी, भारत का जो अमेरिका से आयात है वो घट जाए। बोल नहीं रहे। अगर हम डॉलर के सापेक्ष मुद्रा का मूल्यन करेंगे तो हमारा टारगेट ये होगा कि हमारा निर्यात बढ़ जाए और अमेरिका से सामान कम खरीदे। और अमेरिका है पागल, हर देश यही गणित करने लगे तो फिर तो बढ़िया होगा। तो आखिरकार इसके प्रभाव को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा अमेरिका, अगर वो करना चाहे तो? जी हैं? बिल्कुल बेटा, सही पकड़ा है। इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा यदि दो इंपैक्ट इस पे हो जाए। पहला कि अवमूल्यन का प्रभाव सिर्फ लोचदार वस्तुओं पे होता है। अब फिर चिंता में पड़ गए लोचदार बेलोचदार। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव सिर्फ लोचदार वस्तुओं पे होता है। लोचदार वस्तु मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई के नियम से गवर्न होती है। बेलोचदार वस्तुओं के निर्यात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोल नहीं रहे, पड़ेगा? सवाल ही नहीं है। क्यों पड़ेगा भाई? जिसका कंज्यूमशन फिक्स रहता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोल नहीं रहे। यानी एक बात तय हो गई कि मुद्रा का अवमूल्यन उन्हीं सेक्टर पे असर छोड़ता है जो बेलोचदार होते हैं उस पे, या जो लोचदार होते हैं उस पे। क्या कहेंगे? जो लोचदार होते हैं उस पे फर्क पड़ता है, बेलोचदार क्षेत्रों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा? दूसरा कि जिस देश के सापेक्ष आपने मुद्रा का मूल्यांकन किया वो देश कहीं आपकी मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा का मूल्यांकन ना कर दे। समझ पा रहे हैं? यानी वह देश अपनी मुद्रा का आपकी मुद्रा के सापेक्ष मूल्यांकन कर देगा, जिसका इंपैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देख लें, मुद्रा के अवमूल्यन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि डैश करें, पॉइंट बना के नीचे से लिखें। नंबर 1 क्या बेटा? इसका प्रभाव मात्र लोचदार वस्तुओं पर पड़ता है। इसका प्रभाव मात्र क्या बेटा? लोचदार वस्तुओं पर पड़ता है। ठीक है बेटा? दूसरा, वह देश स्वयं अपनी मुद्रा का अवमूल्यन न कर दे। वह देश स्वयं अपनी मुद्रा का अवमूल्यन न करे। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट हो तो पूछो, लेकिन यह है कि हमेशा थोड़ा सा सोचना है बेटा, है ना, सोच समझ के काम करना है। तो